गुड सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आपको? यस सर। बच्चों, कल हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ा। आज हम देखेंगे अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर चले जाएं या अंदर चले जाएं तो स्मॉल जी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हेडिंग लिख लो, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन स्मॉल जी। स्मॉल जी पर विभिन्न कारकों का प्रभाव। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा इफेक्ट ऑफ हाइट। बेटा ये अर्थ है और इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर ग्रेविटी निकालनी है। बच्चों, अर्थ के सरफेस से हाइट अगर स्मॉल h है और पृथ्वी की त्रिज्या अगर कैपिटल R है, तो हम जानते हैं स्मॉल r जो होगा वो r प्लस h होगा। पृथ्वी के केंद्र से कुल दूरी r प्लस h हो जाएगा। बच्चों, स्मॉल g का फॉर्मूला याद है? gm/r² था। यहाँ पर स्मॉल r को r प्लस h लिख दें तो हमारे पास स्मॉल g का फॉर्मूला आ जाएगा gm/r प्लस h का होल स्क्वायर। तो जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर जाएंगे हाइट बढ़ेगी, वैसे वैसे स्मॉल g की वैल्यू कम होगी। ठीक है बेटा? ऊपर जाने पर है ना हमारा भार कम हो जाता है, ऊपर जाने पर हमारा वेट कम हो जाता है बेटा। ये लिख लो, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन स्मॉल जी, विभिन्न कारकों का जी पर प्रभाव। सर पॉज हुई क्या? क्या बेटा? नहीं, अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ ना आपके लिखने का। डन सर। ठीक है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला तो आप कभी भी लगा सकते हो, ऊंचाई कितनी भी ज्यादा हो, कितनी भी ज्यादा हो, कितनी भी कम हो, हमेशा लगा सकते हो। लेकिन अगर ऊंचाई बहुत कम हुई ना, 10 20 30 40 50 किलोमीटर, तो फिर आपको है ना इस फार्मूले से कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कत आएगी। सोच कर देखो, कैपिटल आर हमारा जो होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg। पृथ्वी की त्रिज्या है 6400 किलोमीटर और मीटर में आएगा इतना, है ना? अब अगर मैं आपसे पूछूं यार h बराबर 10 किलोमीटर ऊपर जाने पर g बताओ कितना होगा? तो बेटा
आप सोचकर देखो 6400 में 10 किलोमीटर को ऐड करोगे तो कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। इसलिए कम ऊंचाई के लिए मैं एक दूसरा फॉर्मूला आपको लिख रहा हूं। लिखो बेटा, याद रखना हमेशा, या इसको कम काम में मत ले लेना। इफ हाइट इज वेरी स्मॉल, अगर एच आर से बहुत छोटा है, 100 किलोमीटर से कम है, आर 6400 है, तो 100 किलोमीटर तक आप ये फार्मूला लगा सकते हो। तो स्मॉल जी बराबर आप लगा दो जीएम अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस 2h अपॉन आर। बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ, ज्यादा ऊंचाई के लिए इसे काम में नहीं लेना। इसे केवल तब काम में लेना है जब ऊंचाई 100 किलोमीटर से कम हो। यहाँ लिख देता हूँ, 100 किलोमीटर से अगर कम ऊंचाई है तो आप इसे काम में लेना, वरना मत लेना। गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी, बहुत गंदा रिजल्ट आएगा अगर इसको काम में ले लिया ज्यादा ऊंचाई के लिए। तो जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। लिखो क्वेश्चन। हाँ, देखो, पृथ्वी की सतह से h बराबर r/2 ऊंचाई पर g के मान में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है। व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी एट हाइट h इज इक्वल टू r/2। करो, छोटा सा क्वेश्चन है। अब बताओ कौन सा फार्मूला काम में लोगे, पहले वाला दूसरा वाला? फर्स्ट वाला। हाँ, r/2 बेटा 3200 किलोमीटर होता है, तो पहले वाला फार्मूला काम में लेना है, दूसरा वाला नहीं लेना। तो चलो सॉल्व करो। चरणजीत का 55.5, शैलेश का 125, मनीष का 55.5, जतिंदर का भी सेम है। राहुल और भाविया का भी सेम है। चलो बेटा मैं करता हूँ। सही है, सब लोगों का आंसर सही है, बस शैलेश आपका आंसर गड़बड़ हो गया। बेटा जी का मान निकालो, जीएम अपॉन आर प्लस एच, और एच बराबर r/2 दिया है।
नीचे 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 होगा, 4 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आएगा, ये हो गया। बेटा किसी भी भौतिक राशि में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालते हैं? अंतिम माइनस प्रारंभिक अपॉन प्रारंभिक गुणा 100, यानी कि G/G0 -1 गुणा 100। ये पहली बार नहीं कर रहा, पता नहीं कितनी बार परसेंटेज चेंज निकाला होगा अपन ने। बेटा G में G0 का भाग दोगे तो 4/9 बचेगा बस, बाकी GM/R² कट जाएगा, तो आएगा -500/9%, तो -55.55% आएगा। बेटा माइनस साइन ये बता रहा है कि ऊपर जाने पर ग्रेविटी डिक्रीज होगी, कम होगी। माइनस जो होता है वो कमी को प्रदर्शित करता है कि वैल्यू कम हो रही है। बच्चों आप खुद सोचो, अगर आप दूसरे वाले फार्मूले में h बराबर r/2 रख देते तो आपका ग्रेविटी 0 आ जाता। देख लो, इस वाले फार्मूले में अगर h बराबर r/2 लिख दूं तो आपका ग्रेविटी 0 आ रहा है। अरे 0 तो इनफाइनाइट पर होता है, r/2 पर नहीं होता। तो बेटा ये फार्मूला काम में नहीं लेना अगर 100 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई हो तो। मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, आपको ध्यान रखना। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करो सर एग्जाम में ऑप्शंस में माइनस होता है कि नहीं होता? वो डिपेंड करता है, अगर माइनस नहीं हो तो भी ऑप्शन छोड़कर तो आओगे नहीं, समझ गए? और अगर प्लस माइनस दोनों हो तो फिर माइनस वाला ही लेना, फिर अंडरस्टूड है। यस सर। ठीक है बेटा? हाँ, वैसे माइनस नहीं होगा, ज्यादातर चांस ये है। बेटा अगर मैं 32 किलोमीटर ऊपर चला जाऊं तो जी के मान में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। सिर्फ 32 किलोमीटर गया हूं, अब दूसरा वाला फार्मूला काम में लेना है। अरे इस बार कैसे पीछे रह गए, किसी भी बच्चे ने जवाब नहीं दिया। चलो मैं देता हूँ बच्चों। क्योंकि h 100 किलोमीटर से कम है इसलिए फार्मूला हम ये वाला काम में लेंगे। ओ भैया कौन बच्चा है, म्यूट करो। मारियो, इसको मारो, मारियो। देखो इस बार किसी बच्चे ने जवाब नहीं दिया, तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे क्योंकि h बहुत कम है। मैंने h 32 किलोमीटर दिया है और r 6400 किलोमीटर होता है, तो ये g आ गया GM/R², 1 - 1/100। अभी ऐसे ही छोड़ दो, नहीं एक लाइन और लिख दो चलो, तो 99/100 आ गया बेटा। अभी अभी ऊपर बताया परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, G/G0 -1 गुणा 100। तो बेटा G/G0 में GM/R² कट जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 99 नीचे रह जाएगा। नहीं उल्टा लिख गया मैं, उल्टा लिख गया बेटा, 99 ऊपर ही रहेगा, है ना। 99/100 -1 गुणा 100। बेटा ये -1% आएगा। माइनस तो ये बता रहा है ग्रेविटी कम होगा ऊपर जाने पर, कितना? 1%।
तो बेटा 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर तुम चले जाओ तो ग्रेविटी 1% कम हो जाएगी। वैसे 32 किलोमीटर ऊपर जाना काफी मुश्किल है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट ही हमारा 8 किलोमीटर की ऊंचाई है बस, और हमारे जो हवाई जहाज उड़ते हैं ना वो भी 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ते हैं लगभग। तो 32 किलोमीटर उस हिसाब से काफी ज्यादा होता है। पर सोचो 32 किलोमीटर ऊपर जाने पर भी मात्र 1% ग्रेविटी कम होती है, बस सिर्फ 1% बस। तो बच्चों अपना नंबर 1 था इफेक्ट ऑफ हाइट। अब नंबर 2 इफेक्ट ऑफ डेप्थ, गहराई का प्रभाव। गहराई का प्रभाव बच्चों, अगर हम गड्ढा खोदकर पृथ्वी के अंदर चले जाएं, ये हमारी पृथ्वी है, इसमें गड्ढा खोदकर अंदर चले जाएं, भर देता हूं इसको, पूरा सॉलिड कर देता हूं, है ना। ऊपर वाली पृथ्वी को भी भर देते हैं, इसको अच्छा लगेगा भरा भरा सा। तो बच्चों अगर हम इसमें गड्ढा करके अंदर चले जाएं, थोड़ा सा गड्ढा कर देता हूं, देखो यहाँ, बस। तो बच्चों यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान आएगा, ये तो सेंटर है बेटा, ये सेंटर है अर्थ का, और ये गहराई डी ले लो। तो बेटा स्मॉल आर कितना होगा अगर गहराई डी मान ले तो? इतना सा बता दो। कैपिटल आर माइनस एच। हाँ एच नहीं डी। हाँ सॉरी सर, डी। देखो मुझे इस पॉइंट पर ग्रेविटी निकालनी है। ये डिस्टेंस हम हमेशा स्मॉल आर लेते हैं और वो डी हो गया, यानी कि स्मॉल आर और डी मिलकर कैपिटल आर हो गए। तो स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस डी हो गया। डी बेटा पृथ्वी की सतह से गहराई है, गड्ढा जितना है ना वो डी है। बच्चों डी गहराई पर जो गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला आता है वो आएगा gm/r², 1 माइनस डी बाई आर। अभी तो बेटा आप याद कर लो, डेरिवेशन के चक्कर में मत पड़ो, लिख लो। पृथ्वी की सतह से डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान निम्न होगा। ठीक है, ग्रेविटी एट डेप्थ डी फ्रॉम अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह से डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। ये फार्मूला लिख लो बच्चों। वैसे तो गहराई का फार्मूला था, स्मॉल आर की टर्म्स में लिखे ना, तो ये वाला फार्मूला आता है। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक फार्मूला याद है क्या? देखता हूँ आपको याद है या नहीं है। कुचालक आवेशित कुचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का फार्मूला कौन बता रहा है? देखता हूँ कितने लोग इस साल सेलेक्ट हो रहे हैं। जिसको फार्मूला याद है वो सेलेक्ट हो जाएगा पक्का। कुचालक गोले के अभी बोलता हूँ, कुचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। वैसे तू नहीं बोलेगा अभी, तू चुप रहेगा चरणजीत। एक बार सोते हुए लोगों को जगाने दे, तू तो जागा हुआ है मुझे पता है। सर एक बार आपको बताना ट्रांसलेट कीजिए ना। हाँ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इनसाइड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रो का फार्मूला है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। सर विद्युत क्षेत्र ना? हाँ जी बिल्कुल, कुचालक सर, गोले के अंदर सर विद्युत रो क्षेत्र। इज इक्वल टू ई। रो इज इक्वल टू सर, ई निकालना रो है। इज इक्वल टू, यस सर। ई कितना होता है? ई सर इनसाइड ना?
सर इनसाइड मतलब अंदर। हाँ इनसाइड इनसाइड। सर जीरो होना चाहिए। सर जीरो होना चाहिए। ऐसे पिटाई लगाऊंगा ना तेरी, इतनी लगाऊंगा याद रखेगा, है ना। ये होता था नहीं बेटा, आपकी तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। मतलब मेरे कैरियर में इतनी बुरी हालत नहीं देखी मैंने बच्चों की। फार्मूले तो यार बायो वालों को रटे होते हैं, तुम लोगों को वो भी याद नहीं है। क्वेश्चन हो या नहीं हो, पर साले फार्मूले इतने थर्राट से बताते हैं ना, फटाफट बताते हैं बायो वाले, तुमको वो भी याद नहीं है। चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र ये होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, और यही फार्मूला यहाँ ग्रेविटी का होगा, मैं ये बताना चाह रहा था बस। ये देखो सेम फार्मूला है, लिख लो। बहुत बुरी हालत है बेटा आपकी अभी तो, इस बार के टेस्ट का रिजल्ट ही बता रहा है। और केवल फिजिक्स नहीं, सभी में हालत खराब है। जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है वैसे वैसे आप और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हो। बस व्हाट्सएप पर लगे रहते हो, दिन भर लगे रहते हो, भरा रहते। चलो मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका। तो बच्चों स्मॉल आर की टर्म्स में अगर फार्मूला लिखना है तो ये वाला काम में लेना है, और गहराई की टर्म्स में, डेंसिटी की टर्म्स में ये वाला फार्मूला काम में लेना है। अब इस पर भी क्वेश्चन करते हैं, देखो। हाँ, इससे ये पता लगता है यदि हम पृथ्वी के अंदर गहराई में जाएं तो भी ग्रेविटी कम होती है। गहराई में जाने पर डी बढ़ेगा, माइनस है ना, यहाँ माइनस है, डी बढ़ेगा और माइनस की वजह से जी कम होगा। लिखो लिखो, पृथ्वी की सतह से अंदर जाने पर केंद्र की ओर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। पृथ्वी की सतह से अंदर जाने पर, है ना, गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। इंग्लिश में लिख लो बेटा। वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस इफ वी मूव इनसाइड द अर्थ। वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस इफ वी मूव इनसाइड द अर्थ। बेटा सेंटर पर कितना होगा? चलो कोई भी बोल दो, चरणजीत तू ही बोल दे चल, बाकी को सोने दे आराम से। 0। पता है ऐसे डिस्कस करते हैं नीट की डेट, तो जैसे भरे पड़े हो ना, कल ही हो जाए तो कल ही दे दे, और हालत देखो तुम्हारी कितनी बुरी है। देखिए डेट को ऐसे डिस्कस करेंगे जैसे तो पता नहीं सबसे ज्यादा पढ़ने वाले दुनिया में बस हम ही है ना। हाँ ये जवाब इसने सही दिया, 0। लिखो, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। एट द सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटी इज 0। बेटा केंद्र पर स्मॉल r 0 आएगा ना, स्मॉल r 0 आएगा तो जी भी 0 हो जाएगा। एट सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटी इज 0। और पूरा लिख लो कैसे आया बता रहा हूं। केंद्र पर स्मॉल r 0 होगा, या ये बोल दो गहराई r के बराबर हो जाएगा तो d बराबर r हो जाएगा ना, तो ग्रेविटी 0 हो जाएगी। अब मुझे बताओ, यदि मैं पृथ्वी के सतह से 64 किलोमीटर अंदर चला जाऊं तो जी के मान में परसेंटेज चेंज कितना आएगा, प्रतिशत परिवर्तन। ये वाला फार्मूला काम में लेना है अब आपको, है ना। पृथ्वी की सतह से 64 किलोमीटर अंदर जाने पर ग्रेविटी में कितना चेंज आएगा, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी एट द डेप्थ ऑफ 64 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस।
1% सही है आंसर, बिल्कुल। मनीष और चरणजीत का सही है, बस यही दो बैठ पढ़ रहे हैं, बाकी तो सब सो रहे हैं। बेटा जी आएगा GM अपॉन R स्क्वायर 1 माइनस D बाई R। गहराई का ये फार्मूला लगा दो। इस बार मैंने गहराई आपको 64 किलोमीटर दी है, जी होता है 6400, सॉरी R होता है 6400, तो 1 माइनस 1 बाई 100 यानी कि 99 बाई 100 आएगा बेटा। और बिल्कुल उस क्वेश्चन की तरह परसेंटेज चेंज निकालोगे तो -1% आएगा, तो ये सेम वैल्यू आ रही है, देख लो। तो बच्चों एक बात आप ढंग से सुन लो मेरी, अगर हम पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 1% कम होता है, लेकिन गहराई में जाने पर 64 किलोमीटर जाने पर 1% कम होता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर दुगना जाना पड़ता है जब समान परिवर्तन होता है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। समान परसेंटेज चेंज के लिए हमें दुगनी गहराई तक जाना पड़ेगा, D बराबर 2H। अलग से याद कर लेना ये। बस एक ग्राफ और बनाते हैं बेटा। यदि हम स्मॉल r और g का ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, देखो। पहले स्ट्रेट लाइन आएगा और फिर हाइपरबोला आएगा ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी की सतह तक 0 से कैपिटल R तक ग्रेविटी स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये देखो। तो स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ये सरल रेखा आ गई, लेकिन पृथ्वी के बाहर बेटा 1 अपॉन R स्क्वायर होता है ना, इसलिए ये ग्राफ ऐसा आएगा। तो मैक्सिमम ग्रेविटी कहाँ हुई? अर्थ सरफेस पर। बेटा हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ अधिकतम ग्रेविटी है, मैक्सिमम। ऊपर जाने पर भी कम होती है, अंदर जाने पर भी कम होती है। तो हम जहाँ रहते हैं पृथ्वी की सतह पर, वहां गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है। लिख लेना ये लाइन, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है। बच्चों पहले हमने ऊंचाई का प्रभाव पढ़ा, फिर गहराई का प्रभाव पढ़ा, अब है इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। लिखो, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव। बेटा पृथ्वी जो है वो अपनी एक्सिस पर घूम रही है, देखो। ये पृथ्वी की घूर्णन अक्ष है, ऐसे घूम रही है पृथ्वी, ऐसे ओमेगा कोणीय वेग से। ये बेटा विषुवत रेखा है, इक्वेटर, इक्वेटर बोलते हैं ना विषुवत रेखा, वो है। अब बेटा पृथ्वी जब घूमेगी तो हम लोगों पर, यानी कि जो पृथ्वी की सतह पर कोई वस्तु रखी है उस पर बाहर की ओर एक अपकेंद्रीय बल लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर्कुलर मोशन याद करो, उसकी वजह से हमारी ग्रेविटी कम हो जाती है। मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है, इस बिंदु पर वो ऐसे घूम रही है पृथ्वी के साथ साथ। अब ये बॉडी, ये वस्तु पृथ्वी के साथ साथ घूम रही है, तो बच्चों इस पर बाहर की ओर एक अपकेंद्रीय बल लगता है, m ओमेगा स्क्वायर r। इस अपकेंद्रीय बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण में कमी आती है, कमी। ठीक है, तो अपन को डेरिवेशन नहीं करना, डायरेक्ट फार्मूला याद करना है। तो बच्चों पहले गुरुत्वीय त्वरण g0 था, लेकिन घूर्णन के कारण इतना कम हो गया, ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर लैम्बडा। आप में से कोई बता सकता है यहाँ लैम्बडा क्या होता है?
कौन सा कोण है? एंगल है वो तो पता लग रहा है, कौन सा एंगल है ये? अक्षांश कोण। शाबाश। डायग्राम में दिखा रहा हूँ, ये वाला लैम्बडा होता है बेटा। विषुवत रेखा के साथ जो एंगल बनता है ना इक्वेटर के साथ, एंगल ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, वो लैम्बडा है। ये फार्मूला आपको अलग से याद करना है। ओमेगा पृथ्वी की कोणीय चाल है, आर कैपिटल आर पृथ्वी की त्रिज्या है, लैम्बडा अक्षांश कोण है। डायग्राम बनाओ और फार्मूला लिखो। और नीचे इस बात को लिख दो बेटा, घूर्णन के कारण भी तो ग्रेविटी कम हो गया ना, देख लो। पहले ग्रेविटी इतनी था, लेकिन घूर्णन की वजह से ये कम हो गया, माइनस आ रहा है ना बीच में। तो नीचे एक लाइन लिख लो, अतः घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। बेटा कम ही हो रहा है, ऊपर जाने पर भी कम हो रहा था, नीचे जाने पर भी कम हो रहा था, घूर्णन के कारण भी कम हो रहा है, तो कम ही कम हो रहा है। इंग्लिश में लिख लो, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। कितना परिवर्तन है बेटा? डेल्टा जी कितना आएगा? ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्बडा, इतना चेंज आया है। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। बच्चों घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, लेकिन पता है ये चेंज जो है ना, परिवर्तन यूनिफॉर्म नहीं है। पृथ्वी के अलग अलग स्थान पर जो ग्रेविटी में चेंज आ रहा है वो अलग अलग आएगा, तो हम डिस्कस कर लें अलग अलग जगह। लिख लो, दिस चेंज इज नॉन यूनिफॉर्म। यह परिवर्तन एक समान नहीं होता। दिस चेंज इज नॉन यूनिफॉर्म। बच्चों अगर हम ध्रुवों पर चले जाए, पोल पर, बेटा पोल यहाँ होता है ना, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। देखो डायग्राम में मैंने एन और एस लिखा है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों जगह लैम्बडा 90 डिग्री हो जाएगा अक्षांश कोण। कॉस 90 जीरो होता है बेटा। इसका मतलब ग्रेविटी में कोई चेंज नहीं आया। जी बराबर जी नॉट। लिख लो, ध्रुवों पर घूर्णन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्रुवों पर घूर्णन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन एट पोल्स। ध्रुवों पर घूर्णन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये लिख लेना बेटा जो मैं लिखता जा रहा हूं। लेकिन अगर हम इक्वेटर की बात करें, विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर लैम्बडा 0 होगा बेटा, cos 0 1 होता है। तो ग्रेविटी आ गई जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि जो परिवर्तन होगा डेल्टा जी, ये ओमेगा स्क्वायर आर होगा बेटा। बेटा ओमेगा और आर दोनों फिक्स हैं, पृथ्वी का घूर्णन वेग भी फिक्स है और आर भी फिक्स है। 0.034 होता है बेटा। ये याद करो तो कर लेना, ऐसे काम की चीज तो है। एग्जाम में इसको डायरेक्ट वैल्यू एक बार पूछ ली गई है। ये वैल्यू एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, इसलिए याद कर लेना। तो नीचे लिख दो, एट इक्वेटर भूमध्य रेखा पर घूर्णन का प्रभाव सर्वाधिक होता है। एट इक्वेटर इफेक्ट ऑफ रोटेशन इज मैक्सिमम। भूमध्य रेखा पर घूर्णन का प्रभाव सर्वाधिक होता है। एट इक्वेटर इफेक्ट ऑफ रोटेशन इज मैक्सिमम। ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू याद कर लेना बेटा, 0.034 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों घूर्णन के कारण जी कहां पर ज्यादा हुआ, कहां पर कम हुआ, बताना। जी की वैल्यू ज्यादा कहां है और कम कहां है? सर पोल पर ज्यादा है एज कम्पेयर टू इक्वेटर। हाँ इक्वेटर पर कम है।
तो हमारा वेट कहाँ पर ज्यादा होगा, पोल पर ज्यादा होगा या इक्वेटर पर हमारा वेट ज्यादा होगा? सर पोल पर ज्यादा। पोल पर ज्यादा होगा, यस। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम सामान खरीदना चाहते हैं स्प्रिंग तुला की सहायता से, स्प्रिंग बैलेंस से हमें सामान खरीदना है, तो हमें भूमध्य रेखा पर सामान खरीदना चाहिए या ध्रुवों पर सामान खरीदना चाहिए? कहाँ ज्यादा मिलेगा? पोल। गलत बेटा, पोल पर ग्रेविटी ज्यादा है, तो वहां तो कम सामान में ही ज्यादा भार आ जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग तुला भार नापती है, W बराबर mg। स्प्रिंग बैलेंस mg नापती है बेटा, तो ध्रुवों पर g ज्यादा होता है तो m कम आएगा, हमें कम सामान मिलेगा। तो विषुवत रेखा पर सामान खरीदने में फायदा है, समझ गए? एक बार फिर तुम्हें बोल दूं, हाँ बेटा, इक्वेटर पर ग्रेविटी कम होती है ना, तो आपको सामान ज्यादा मिलेगा, क्योंकि भार तो उतना ही रखना है ना, अपन को सेम वेट रखना है। अच्छा एक और स्पेशल डिस्कशन, बिल्कुल स्पेशल पॉइंट है ये बच्चों। यदि पृथ्वी अपना ओमेगा इंक्रीज करती चली जाए तो इक्वेटर पर लगातार ग्रेविटी कम होती चली जाएगी। देखो ये इक्वेटर पर ग्रेविटी है, दिस इज ग्रेविटी एट इक्वेटर। बच्चों मैंने है ना इसमें जी के नीचे नीचे स्मॉल ई लिख रहा हूँ, ई फॉर इक्वेटर। तो भूमध्य रेखा पर बच्चों ढंग से सुनना, अगर ओमेगा बढ़ाता चला जाऊं, पृथ्वी का कोणीय वेग बढ़ाता चला जाऊं, तो माइनस के कारण जी लगातार घटता चला जाएगा, और एक ऐसा कोणीय वेग आएगा जब विषुवत रेखा पर भूमध्य रेखा पर ग्रेविटी 0 हो जाएगी, हमारा भार शून्य हो जाएगा, हम भारहीन हो जाएंगे, हवा में उड़ने लगेंगे। ये बात समझ में आई? यस सर। हम हवा में उड़ने लगेंगे क्योंकि हम धरती पर टिके हुए ही भार के कारण हैं, अगर हमारा भार शून्य हो जाए तो हम हवा में उड़ जाएंगे। लेकिन ये तब होगा जब पृथ्वी का कोणीय वेग आज के कोणीय वेग का 17 गुना हो जाएगा। कितना? 17 टाइम्स, 17 गुना। लिखो इसको, डायरेक्ट लिख लो। लिखो, यदि पृथ्वी का कोणीय वेग बढ़ा दें तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। If angular velocity of earth is increased, then value of g decreases at equator. बेटा पोल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि पृथ्वी का कोणीय वेग बढ़ा दें तो विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। If angular velocity of earth is increased, then value of g decreases at equator. आगे लिखो, if angular velocity earth becomes 17 times of present value, यदि पृथ्वी का कोणीय वेग आज के कोणीय वेग का 17 गुना हो जाए, if angular velocity of earth becomes 17 times of present value, then gravity at equator becomes 0. तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाता है। तो बच्चों अगर ओमेगा डैश आज के ओमेगा का 17 गुना हो जाए और पृथ्वी का घूर्णन काल आज के घूर्णन काल का 1/17 हो जाए, तो बच्चों ग्रेविटी एट इक्वेटर 0 हो जाएगा। पता है ये आवर्त काल कितना होता है? 2π√r/g होता है ये टी डैश, 84.6 मिनट। अभी तो पृथ्वी एक घूर्णन 24 घंटे में करती है ना, अगर 24 घंटे की जगह 84.6 मिनट में एक घूर्णन करने लग जाए तो विषुवत रेखा पर जो लोग रह रहे हैं वो हवा में उड़ने लगेंगे। तो बच्चों ये डिस्कशन मैंने डायरेक्ट लिखाया है यहाँ। ओमेगा डैश की वैल्यू आती है 1/800 रेडियन पर सेकेंड। मैं आपको वादा करता हूँ ये क्वेश्चन किसी दिन आपको बचाएंगे, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है ये। डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है बेटा, ध्यान रखना। तो ओमेगा डैश जो होगा 1/800 रेडियन पर सेकेंड होगा और आवर्तकाल 84.6 मिनट होगा। इसको सीधा याद कर लेना।
तो बच्चों सबसे पहले हमने पढ़ा ऊंचाई का प्रभाव, यहां से पढ़ना शुरू किया था। उसके बाद पढ़ा गहराई का प्रभाव, क्वेश्चन हम साथ साथ करते जा रहे हैं। फिर घूर्णन का प्रभाव। अब एक और है नंबर 4, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ द अर्थ। इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ द अर्थ। सर अगर क्या बोले? ओमेगा डिक्रीज हाँ, डिक्रीज कर दोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन मैक्सिमम चेंज इतना ही आएगा ना बेटा, इससे ज्यादा चेंज तो आ ही नहीं सकता ना। ओमेगा 0 कर देगा तो भी इतना ही चेंज आएगा बस। ये चेंज बहुत बड़ा चेंज नहीं है, पता है। 9.8 में से 0.034 माइनस भी कर देगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा। यस सर। तो डिक्रीज करने का इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन इंक्रीज करने का इफेक्ट पड़ रहा है। तो बच्चों अब हमारा अगला डिस्कशन है इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ द अर्थ। क्या आप जानते हैं हमारी पृथ्वी पूरी गोल नहीं है? यस सर। कैसी है बताओ? तो नीचे से फ्लैट है। फ्लैट नहीं है मेरा बच्चा, मरवाएगी तो फ्लैट करेगी तो। सर हल्का सा flat अंदर कर के दिया। आकार में। सर हाँ, ये है ना, थोड़ा सा इस तरह से मैं बनाता हूँ अभी। सर जैसा एग होता है। ओवल शेप। हाँ, देखो मैंने बनाया ना कुछ इस तरह से। तो बच्चों अर्थ का जो रेडियस है ना, वो इक्वेटर पर थोड़ा सा ज्यादा होता है पोल के कंपैरिजन में। ध्रुवों की जो त्रिज्या है वो विषुवत रेखा की त्रिज्या से थोड़ी ज्यादा है। रेडियस एट इक्वेटर इज स्लाइटली ग्रेटर देन रेडियस एट पोल। वैसे ये अंतर ज्यादा नहीं होता। आपको पता है ये अंतर कितना होता है? कोई बच्चा जानता है इन दोनों त्रिज्याओं में कितना अंतर होता है? मात्र 21 किलोमीटर। वैसे तो 21 किलोमीटर बहुत बड़ा है, परंतु 6400 के सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, चूंकि हम जानते हैं ग्रेविटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। क्योंकि विषुवत रेखा पर त्रिज्या ज्यादा है इसलिए ग्रेविटी कम होगी बेटा। तो पृथ्वी के आकार का नहीं, आकार नहीं, आकृति का जो प्रभाव है उसकी वजह से भी ग्रेविटी पोल पर ही ज्यादा है, और घूर्णन की वजह से भी पोल पर ज्यादा थी। तो दोनों बैलेंस नहीं हुए बेटा, ये दोनों फैक्टर बैलेंस नहीं हुए। समझ गए? लिख लो ये सब डिस्कशन। ऐसा नहीं है एक की वजह से कहीं ज्यादा, दूसरे की वजह से कहीं ज्यादा, नहीं। घूर्णन के कारण भी पोल पर ज्यादा था और शेप के कारण भी पोल पर ज्यादा है। तो बच्चों ये हमारे डिफरेंट फैक्टर का इफेक्ट खत्म होता है टॉपिक यहाँ पर आकर। विभिन्न कारक का जी पर प्रभाव ये खत्म होता है। चलो आगे चलो बेटा, लिखो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उसी तरह इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी होता है। बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा किसी के बच्चे को याद है? मैं ढीठ आदमी हूं, मैं बहुत मतलब कहते हैं ना कि बेशर्म इंसान हूं, तुम जवाब नहीं दोगे फिर भी मैं पूछता रहूंगा कि तुमको एक दिन याद आऊंगा यार, काश हम उनके जवाब देते तो आज सिलेक्शन हो जाता। नहीं दोगे तो नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बताओ, कोई कैपिटल ई की परिभाषा क्या थी? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज एट ए पॉइंट। करेक्ट, फोर्स और यूनिट चार्ज। भाई इतना काफी है, बिल्कुल सही बोला बच्चा। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ विद्युत ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी होती है, बस चार्ज की जगह मास लिख देंगे। लिखो
एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। फोर्स पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल, और बच्चों यही तो हमारा स्मॉल जी होता है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज आल्सो इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ध्यान रखना ये बात, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होती है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज आल्सो इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसलिए इसको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस नाम बताने के लिए मैंने ये टॉपिक लिखा है। ये हेडिंग मैंने सिर्फ नाम बताने के लिए लिखी है बेटा। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय त्वरण एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, इसलिए इस टॉपिक को हम आगे लेकर नहीं जा रहे, इस टॉपिक को हम यहीं छोड़ देते हैं। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोथ आर सेम। तो बच्चों अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बिल्कुल आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर की याद आती रहेगी, अब देखना। और मैं ढीठ की बेशर्मों की तरह आपसे क्वेश्चन पूछता ही रहूंगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बेटा विद्युत विभव याद है? अगर आप में से कोई बच्चा मुझ पर एक एहसान कर दे तो अच्छा होगा। विद्युत विभव की परिभाषा बताइए। एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से पृथ्वी क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य। शाबाश, तुमने तो खैर गुरुत्व विभव की परिभाषा ही डायरेक्ट बता दी, मैंने विद्युत क्षेत्र पूछा था, पर खैर अपन को जानना यही है बेटा। विद्युत विभव होता था एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट। बिल्कुल उसी तरह यहां पर होगा, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट। लिख लो, एकांक द्रव्यमान को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट, इसको VG लिखते हैं बेटा। W/m, वर्क डन पर यूनिट मास, एकांक द्रव्यमान पर किया गया कार्य। बच्चों इसकी यूनिट बना दो ना, मात्रक बता दो ना, मात्रक क्या होगा? जूल केजी इनवर्स। हाँ, जूल पर किलोग्राम, सही है बेटा। पृथ्वी के वजह से फार्मूले, बेटा पृथ्वी को आप कुचालक गोले मान सकते हो, तो जो भी आपको विद्युत विभव याद है ना कुचालक गोले का, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, वो सारे फार्मूले यहाँ कॉपी कर दो, मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर अगर आपको याद है तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो बेटा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कुचालक गोले का विभव याद है आपको? अगर हम गोले से बाहर जाते हैं तो विभव होता था KQ/R। ये KQ/R लिखना मत, यहाँ तो मैं याद दिला रहा हूँ, यहाँ पर आएगा GM/R। लेकिन बेटा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण का होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, इसलिए माइनस आएगा, यहाँ सब जगह माइनस आएगा। नंबर 2, पृथ्वी की सतह पर विभव होगा -GM/R। नंबर 3, पृथ्वी के अंदर विभव होगा, बड़ा वाला फार्मूला था याद है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर पोटेंशियल का एक लंबा सा फार्मूला था, वो यही यहाँ पर भी वही आएगा। बोलो सर वो 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस R वाला। 3R²-R²। चलो, कुछ आत्माएं तो जिंदा हैं, हम तो उन जिंदा आत्माओं के दम पर ही
जी लेंगे यार, कोई बात नहीं। और बेटा पृथ्वी के केंद्र पर 3/2 प्लस 0। हाँ -3/2 GM/R। सही है, सही है, सही है, इतना बहुत है मेरे लिए। -3/2 GM/R। तो ये चारों फार्मूले लिखो चलो। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में जो फार्मूले थे वही है यहाँ। लिख ले तो बोल देना। डन सर। हो गया सर। शाबाश। तो बेटा हमें है ना विभव में ज्यादा देर कुछ काम नहीं करना, हमारे लिए दूसरी भौतिक राशि इंपॉर्टेंट है, उसको पर ज्यादा काम करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। लिख लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। बेटा आपको विद्युत स्थितिज ऊर्जा याद है, दो चार्ज है Q1 और Q2, उनको r दूरी पर रख दें तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला याद करो एक बार। डिसअपॉइंट मत करना भैया, निराश नहीं करना। बताओ, Q1 और Q2 दो चार्ज r दूरी पर है तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था? KQ1Q2/R। और है ना, अर्थ की वजह से लिखेंगे हम। लिखो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो बेटा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है m द्रव्यमान को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। याद रखो, विभव में एकांक द्रव्यमान लिखते हैं, यहाँ m द्रव्यमान लिखते हैं। लिखो m द्रव्यमान, स्मॉल m। m द्रव्यमान को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। Work done to bring m mass from infinity to any point. Work done to bring m mass from infinity to any point. यहां पर भी चार फार्मूले लिखेंगे हम। अगर वस्तु अर्थ के बाहर है, पृथ्वी से बाहर है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी -G स्मॉल m अपॉन स्मॉल r। पहला फार्मूला। यदि पृथ्वी की सतह पर है तो U होगा -G स्मॉल m अपॉन R। लिखते जाना भैया, यहाँ पर बिल्कुल गुंजाइश नहीं है फार्मूला में छेड़छाड़ करने की। पृथ्वी के अंदर U होगा -G(3r² माइनस स्मॉल r² अपॉन 2r³। बच्चों आपको दिख रहा होगा ये फार्मूले सारे मैं कहाँ से ला रहा हूँ? जो विभव वाले फार्मूले है ना, उन सबको स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दो, बस नीचे वाले फार्मूले आ रहे हैं, इसलिए ज्यादा मेहनत मत करो आप, एक जगह याद कर लेना। और पृथ्वी के केंद्र पर स्थितिज ऊर्जा होती है -3 अपॉन 2r। ये चारों फार्मूले हो गए आपके। -G अपॉन 2r। -3 अपॉन 2r, ये पृथ्वी के केंद्र पर है। बेटे सबसे ज्यादा काम तो पहला फार्मूला ही आएगा, ज्यादातर तो हम पृथ्वी के बाहर की बात ही करते हैं।
छोटा सा क्वेश्चन। बेटा एक m मास की बॉडी को पृथ्वी की सतह से कैपिटल R ऊंचाई तक ले गए तो कार्य बताइए। लिख देता हूं क्वेश्चन। कैलकुलेट वर्क डन टू लिफ्ट a body of mass m from Earth's surface to height कैपिटल R। पृथ्वी की सतह से कैपिटल R ऊंचाई तक m द्रव्यमान की वस्तु को उठाने में कार्य बताइए। बेटा वैसे तो हम है ना वर्क पावर एनर्जी वाले जब चैप्टर पढ़ते थे तो किसी भी वस्तु को h ऊंचाई तक उठाने में हमारा कार्य mgh आता था, और यहाँ पर h बराबर r है तो उसके हिसाब से आंसर mgr आ गया, पर ये गलत है क्योंकि है ना वहां पर ऊंचाइयां बहुत कम होती थी तो g को हम नियत मान लेते थे। यहाँ ऊंचाई बहुत ज्यादा है तो g नियत नहीं होगा, इसलिए mgh नहीं लगेगा, यह ध्यान रखना है इस चैप्टर में। तो बताओ कैसे करोगे, अगर mgh नहीं लगाओगे तो काम कैसे करोगे? आज तेरी आवाज ढंग से नहीं आ रही चरणजीत। पोटेंशियल निकालने का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों। हाँ पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस। तो हमारे यहाँ पर जो कार्य हम करेंगे वो करेंगे u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो पहले u इनिशियल हो जाएगा पृथ्वी की सतह पर स्थितिज ऊर्जा, जो जिसका फार्मूला ये रहा, u फाइनल h ऊंचाई पर स्मॉल r प्लस h में रख दो। तो दोनों को सॉल्व करके फिर निकालो वर्क डन कितना आएगा। हाँ सही है चरणजीत का आंसर। भाव्या का भी सही है। तेजेंद्र का भी सही है। चलो अपन करते हैं बेटा। u फाइनल जो होगा वो होगा माइनस gmm अपॉन स्मॉल r, अभी वैल्यू रखूंगा, और u इनिशियल होगा माइनस gmm अपॉन कैपिटल R। बेटा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर r ऊंचाई पर जाएंगे ना तो केंद्र से दूरी 2r हो जाएगी। इसे सॉल्व करोगे तो ये gmm अपॉन 2r आएगा, ये आंसर आ गया। लेकिन एक काम करते हैं बेटा, हम जानते हैं हमारा जो स्मॉल g होता है वो gm अपॉन r स्क्वायर होता है ना, तो कैपिटल gm की वैल्यू हम स्मॉल g r स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारा वर्क डन आएगा, कैपिटल gm है ना, इस फार्मूले में कैपिटल gm को जी आर स्क्वायर लिख दो, तो यह आएगा जी आर स्क्वायर m अपॉन 2r।
और बेटा एक आर कट गया तो आंसर आ गया mg/2। ऐसे लिखते हैं इसको। आगे भी इस चैप्टर में कैपिटल जीएम को हमेशा इससे रिप्लेस करके ही काम में लेना है, ध्यान रखना, क्योंकि जितने भी आंसर आपको मिलेंगे सब स्मॉल जी की टर्म्स में मिलेंगे, कैपिटल जी की टर्म्स में नहीं मिलेंगे। ये जितनी बातें बता रहा हूँ सब बहुत ज्यादा काम की है बेटा। ठीक है, अगला प्रश्न। मेरे पास ऊर्जा पर तो बहुत सारे क्वेश्चन है, एनर्जी पर तो बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा। बच्चों एक वस्तु को h बराबर r ऊंचाई से गिराया गया तो ऊपर से नीचे गिरेगी ना वस्तु, तो पृथ्वी से जब टकराएगी तो उसका वेग बताइए। बस यही क्वेश्चन है। ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h is equals to r. Calculate speed of this body when it hits the ground, surface of earth. एक वस्तु को हिंदी में सुन लो, एक वस्तु को h बराबर r ऊंचाई से छोड़ा जाता है, तो जब यह वस्तु पृथ्वी की सतह से टकराएगी तो इसकी चाल बताइए। का ओ भैया का बोल रही है? अरे भैया ओ भैया माइक बंद कर ले भैया, टुकाराम। बेटा कैपिटल जी को स्मॉल जी में बदलो। चलो मैं बताता हूँ। हाँ जतिंदर, √2gr नहीं बेटा, √gr आएगा बस। √2gr तो एस्केप वेलोसिटी होता है। प्रियंका बेटा √ रह गया। भाव्या आपका सही है, राहुल का सही है। शाबाश बेटा, अच्छा लगा, थोड़ा एक्टिव हो गए आप लोग कुछ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सोनम का बेटा √ नहीं लिख रहे आप लोग, हाँ। उधर प्रकाश ने रूट की जगह टूट लिख दिया। ठीक है बेटा, मैं समझ गया, मैं समझ गया। ऊर्जा संरक्षण लगाओ बेटा। h ऊंचाई पर कुल ऊर्जा बराबर पृथ्वी की सतह पर कुल ऊर्जा।
के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। बेटा जब वस्तु को ऊपर से छोड़ा है तो वहां गतिज ऊर्जा 0 है और h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा होगा माइनस GMM अपॉन स्मॉल r। स्मॉल r 2r के बराबर होगा बेटा, है ना। पृथ्वी की सतह से r ऊंचाई यानी कि केंद्र से दूरी 2r। जब ये वस्तु पृथ्वी की सतह से टकराएगी तो हाफ mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा होगी और पृथ्वी की सतह पर स्थितिज ऊर्जा होती है बेटा माइनस GMM अपॉन r। बस फार्मूला याद रखो आप, तो सॉल्व कर लो। तो हाफ mv स्क्वायर को एक तरफ रख लो और बाकी चीजों को इधर ले जाओ, तो ये बचेगा बेटा। स्मॉल m कट जाता है ना, 2 से 2 भी कट गया, तो हमारा v आ गया अंडर रूट GM अपॉन r। बच्चों ये आंसर गलत थोड़ी रहेगा, आंसर तो सही है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा था कि ज्यादातर है ना स्मॉल g में आंसर देते हैं, तो कैपिटल GM को ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो, तो एक r कट जाएगा, अंडर रूट GR आएगा। आपको पता है न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है? स्मॉल g को 9.8 रखोगे और r को 6.4 गुना 10 की घात 6 रखोगे, तो ये कैलकुलेट करने पर लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड आता है ये। हाँ, अंडर रूट GR की जो वैल्यू आती है वो लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड आती है। तो ये वस्तु पृथ्वी की सतह से जब टकराएगी तो इसका वेग इतना ज्यादा होगा, 8 किलोमीटर पर सेकंड। खतरनाक, इतने वेग से टकराएगी। किलोमीटर पर घंटा नहीं है, पर आवर नहीं है बेटा, किलोमीटर पर सेकंड है। ये बहुत ज्यादा वेलोसिटी होती है, बहुत 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 ज्यादा। बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा जमीन में। बच्चों इस क्वेश्चन को उल्टा भी पूछ सकता था कि एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंका और उसका प्रारंभिक वेग अंडर रूट GR है। हमारी वस्तु का प्रारंभिक वेग इतना दे देगा, एक वस्तु को इतने वेग से ऊपर फेंका तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा। तो इसको उल्टा कर देंगे क्वेश्चन को, h बराबर r आ जाएगा। समझ गए ना? इसको उल्टा कर देंगे ना, बिल्कुल नीचे से ऊपर चलेंगे तो h बराबर r निकाल देंगे। चलो एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उसमें वैल्यू थोड़ी चेंज कर देता हूँ तो पता लग जाएगा आप कैलकुलेट कैसे करते हो। लिखो, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अर्थ सरफेस। A body is thrown vertically upward from Earth's surface with initial velocity। अब देखो यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी ले लो अंडर रूट GR बाई 2। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी। हिंदी में लिख लो बेटा आप पूरा। एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर इतने वेग से फेंका जाता है तो उसकी अधिकतम ऊंचाई बताइए। बस मुझे लग रहा है आज का लास्ट क्वेश्चन ही होगा शायद। एक वस्तु को पृथ्वी के सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर इतने वेग से फेंका जाता है तो इसकी अधिकतम ऊंचाई बताइए कितनी आएगी। बेटा वेग मैंने कम कर दिया ऊपर वाले क्वेश्चन से, तो ऊंचाई भी कम ही आएगी, ये तो पक्का है।
शैलेश का आंसर है R/4। शैलेश का आंसर R/4 है। इसके अलावा अभी किसी बच्चे का नहीं आया। चरणजीत का R/7 है। दुर्गेश का R/5 है। 3 बच्चों ने जवाब दिया, तीनों का अलग अलग आंसर है। मैं करता हूँ बेटा, फिर समय हो जाएगा है ना, तो अधूरा रह जाएगा क्वेश्चन। बेटा वही करना है, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, के फाइनल प्लस यू फाइनल। इस बार पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं, ध्यान रखना। तो इनिशियल हो गया पृथ्वी की सतह और फाइनल हो गया h ऊंचाई। बेटा वस्तु को ऊपर फेंका तो पृथ्वी की सतह पर गतिज ऊर्जा होगी ½mv0² और स्थितिज ऊर्जा होती है -gmm/r। बेटा अधिकतम ऊंचाई पर तो गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी ना, वस्तु रुक जाएगी तभी तो अधिकतम ऊंचाई आएगी। और वहां पर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी बेटा -gmm/r। स्मॉल r प्लस h होता है बेटा, ध्यान रखना। हमें स्मॉल m तो कट जाता है ना, यहाँ 2 से गुणा कर दो तो v0²। अच्छा अभी 2 से गुणा बाद में करेंगे, पहले ये माइनस वाली टर्म को उधर ले जाओ। तो ये gm/r -gm/r प्लस h आ गया। ठीक है, अब वैल्यू रख दो बेटा। v0 की वैल्यू भी तो रखनी है अपन को, v0 भी तो दे रखा है। v0² gr/2 होगा बेटा, है ना। इसका स्क्वायर gr/4 होगा, सॉरी gr/4। तो gr/4 ही आएगा, 2 ऑलरेडी है, gr/8 हो गया। कैपिटल जीएम को भी gr² लिख दो, मैंने आपसे पहले कहा था कैपिटल जीएम को gr² लिख दिया करो। अब सॉल्व करो, gr कट गया बेटा, तो ये 1/8 आया, ये 1 बचा, ये r/r प्लस h बचा। बस gr काटा है मैंने, g और r काट दिया, तो r/r प्लस h इधर ले आओ। 1 - 1/8 7/8 हो जाएगा। तिरछा गुणा कर दो, 8r बराबर 7r प्लस 7h। तो बेटा h बराबर आ गया r/7। एक बार मेरी कैलकुलेशन भी देख लो, कोई गलती ना हो गई हो। तो r/7 चरणजीत का था और भाव्या का था। बस सोनम, नेगेटिव में कैसे ऊंचाई आएगी बेटा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। तो इसे कॉपी करो। आज का लेक्चर फिर यहीं हम रोकते हैं, कल और क्वेश्चन करेंगे और नए टॉपिक पढ़ेंगे। एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग पढ़ाऊंगा कल मैं। ओके, थैंक यू सर। ओके बच्चा, Thank you, sir. चलो बाय।